देखो आज की अपनी जो क्लास होने वाली है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बेस है, ठीक है। और अपना पता है कि PYQ प्लस ऑथेंटिक बेस होता है। ऑथेंटिक सोर्स देखो ये रहा, जैसे इसमें मानव रुधिर से संबंधित क्वेश्चन है ये, और इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन ये इसका ये रहा, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्यूशन है आज की क्लास में। आपको पता है कि मस्तिष्क और रक्त के समूह से संबंधित ही क्वेश्चन होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में एग्जाम में आएंगे। अब पहली चीज़ बता देता हूँ कि RPSC ने अपना क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया है। यह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में थोड़ा अपना क्वेश्चन को घुमाने वाला तरीका पूछता है आजकल, ठीक है। क्वेश्चन को घुमाता है वो। देखो पहले क्वेश्चन क्या आता था कि सार्वत्रिक ग्राही समूह कौन सा है रुधिर में, इतना ही पूछता था। तो हम बता देते थे AB सार्वत्रिक ग्राही है, जो ग्रहण करता है, जो सभी से पास रक्त ले सकता है। सार्वत्रिक दाता बताता पूछता था वो, तो हम बता देते थे और रक्त समूह सार्वत्रिक दाता है, सभी को दे सकता है, इतना ही पूछता था। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में इसने क्या चाल चली, इस क्वेश्चन में इसने खोलकर पूछ लिया कि प्रतिजनन व प्रतिरक्षी से संबंधित। देख लो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, पढ़ो कि सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजनन व कौन से प्रतिरक्षी होते हैं, ये पूछा है, ठीक है। अब इसका हम सॉल्यूशन बेस पे चलते हैं, अपना एक एक को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। देखो इसमें लिख रखा है, सारणी दिख भी रही होगी आपको, चलो इसको कर ही देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब देखो सार्वत्रिक दाता समूह कौन है, दाता जो सभी को दे सकता है, ओ है AB और AB क्या है, सार्वत्रिक ग्राही है। तो जो गोला मान रहा हूँ उसको ध्यान से देखो रुधिर समूह में OAB और AB ये 4 हैं, ठीक है। अब देखो इसमें लिख रखा अगला प्रतिजनन, रुधिर प्रतिजनन एंटीजन। O में अनुपस्थित होते हैं प्रतिजनन, ठीक है। A में A होता है, B में B होता है प्रतिजनन, लेकिन AB में AB दोनों ही होते हैं। तो पूछेगा कि प्रतिजनन किस समूह में अनुपस्थित होते हैं, A में। देखो ये रहा A में अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। और किस में दोनों उपस्थित होते हैं, AB में उपस्थित होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रतिरक्षी, O में जो सार्वत्रिक दाता है रुधिर समूह O में A और B दोनों प्रतिरक्षी उपस्थित होते हैं। O में प्रतिजनन नहीं होता है लेकिन प्रतिरक्षी होते हैं। A में B प्रतिरक्षी होता है, उल्टा प्रतिजनन AB में सेम होता है, A में A होता है, B में B होता है, लेकिन प्रतिरक्षी उल्टा हो जाता है, A में B होता है, B में A होता है। क्यों? क्योंकि A में प्रतिजनन होता है एंटीबॉडीज, जो विपरीत होता है। तो A का विपरीत क्या होता है, B का विपरीत क्या होता है, A। लेकिन AB में प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। अभी मैं समझा देता हूँ अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना याद रख लेना। O है सार्वत्रिक दाता समूह, दाता। इसमें प्रतिजनन और ये प्रतिरक्षी लिख देता हूँ, ठीक है। प्रतिजनन तो होते हैं अनुपस्थित और प्रतिरक्षी होते हैं, ठीक है, प्रतिरक्षी होते हैं, ओके। और AB में जो क्या है ग्राही, इसमें प्रतिजनन A और B दोनों होते हैं, दोनों ही होते हैं इसमें प्रतिजनन, लेकिन प्रतिरक्षी नहीं होते, ये रक्षी है, प्रतिरक्षी नहीं होते हैं। तो AB में प्रतिरक्षी नहीं होते हैं और O में प्रतिजनन नहीं होते हैं, ठीक है, ये याद रख लेना। और A और B का सिंपल है, A में A प्रतिजनन, B में B प्रतिजनन, और प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज विपरीत होता है, A में B होता है, B में A होता है। तो इतना तो याद होगा आप, ठीक है। हाँ, तो O में प्रतिरक्षी उपस्थित होते हैं और A में प्रतिजनन उपस्थित होते हैं, इतना याद रख लेना। अपना क्वेश्चन इसी बेस पे था। देखो कि कौन सा सार्वत्रिक ग्राही मतलब AB में कौन से प्रतिजनन व प्रतिरक्षी होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि AB में क्या उपस्थित होता है, AB में प्रतिजनन उपस्थित होता है। देखो ये रहा AB, इसमें देखो दिख भी रहा होगा, AB में प्रतिजनन AB उपस्थित होता है और अनुपस्थित प्रतिरक्षी होता है। तो देख लो किस ऑप्शन में प्रतिजनन नहीं होता है, गलत है। AB प्रतिजनन होते हैं, B में देखो A और B प्रतिजनन होता है और प्रतिरक्षी नहीं होता है। अगर यही क्वेश्चन पूछता O के लिए, सार्वत्रिक ग्राही की जगह सार्वत्रिक दाता देता यानी O, इसमें हम क्या बोलते हैं कि प्रतिजनन तो नहीं होता है, इसके लिए ऑप्शन हो जाता A। दाता के लिए प्रतिजनन नहीं होता है लेकिन प्रतिरक्षी होते हैं, याद रख लेना। ग्राही के लिए प्रतिजनन होते हैं और दाता के लिए प्रतिरक्षी होते हैं, ठीक है।
ये इतना समझ गए। अब इनमें से कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ से पूछता है, वो क्या कि जो सार्वत्रिक दाता होता है वो देखो निम्न को रक्त दे सकता है। जो दाता होता है वो सभी को रक्त दे सकता है, लेकिन ओ समूह केवल खुद से ही रक्त ले सकता है, वो किसी से नहीं लेता। तो सभी को देता है, वो किसी के पास नहीं ले सकता। भगवान क्या ही लेगा हमारे पास, वो सभी को देने वाला है, ठीक है। तो ओ दाता है, इसलिए सभी को रक्त दे सकता है, लेता किसी से नहीं है, सिर्फ ओ से ही लेता है। ए बी, जो ए है वो किसको रक्त दे सकता है, खुद को या ए बी को, और ले किससे सकता है, ओ से और खुद से। जो खुद होते हैं ना वो खुद से तो ले ही सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। बी जो रक्त समूह है वो बी को तो दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। ले किससे सकता है, ओ से, क्योंकि ओ तो सार्वत्रिक दाता ही है, वो तो ओ से तो सभी लेंगे और बी खुद है। तो इतना याद रखना, ए और बी में तो इतना याद रखना, ओ तो आता ही है, सभी में दाता है, लेकिन ए खुद से ले सकता है, बी भी खुद से ले सकता है, सिंपल है, ठीक है। और ए भी किससे रक्त ले सकता है, ओ से लेगा, ए से लेगा, बी से लेगा, और ए बी से खुद से भी लेता है। लेकिन किसको रक्त दे सकता है, ए बी खुद ही को रक्त दे सकता है मात्र। ए बी किसको रक्त दे सकता है, खुद को, जबकि ओ किसको दे सकता है, सबको। तो ये सारणी अच्छे से याद रख लेना, एक बार बना लेना खुद से ही, ठीक है। एक बार खुद से बनाना है सारणी, और इसमें से एक एक जो ए बी जो भी लिख रखा है ना, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। एक भी लाइन को स्किप मत करना। प्रतिजनन भी पूछ सकता है, प्रतिरक्षी पूछ सकता है, किसको रक्त दे सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। रुधिर समूह ए किसको रक्त दे सकता है, खुद को देगा और ए बी को देगा। किससे ले सकता है, ओ से लेकर खुद से ले सकता है। ऐसे क्वेश्चन सारणी बनाना, अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ देना, ठीक है। अपना पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, किस रक्त समूह में लाल रक्त कणिकाएं पर ए और बी दोनों प्रतिजनन उपस्थित होते हैं। दोनों प्रतिजनन अभी बताया था। ए बी में प्रतिजनन होता है, ओ में प्रतिरक्षी होता है, तो ए बी में प्रतिजनन होता है। देख लो ए बी में अपना देखो नीचे नीचे ए बी में प्रतिजनन ए और बी दोनों ही हैं, देखो ये रहा, ठीक है। तो ए बी में प्रतिजनन उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे शरीर में जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रण, शुगर को कौन नियंत्रित करता है, कौन सा हार्मोन होता है, इंसुलिन होता है, इसलिए इंसुलिन के टीके लगते हैं, याद रख लेना। तो हमारे शरीर में जो रक्त का स्तर बढ़ता है ना, उसको नियंत्रित करने का काम करता है इंसुलिन, ओके, ये याद रख लेना। अब आता है कुछ रक्त परिसंचरण से संबंधित, ये कुछ क्वेश्चन थे। अब इससे क्वेश्चन और क्या क्या बन सकता है रक्त से, वो देख लेते हैं। देखो रक्त परिसंचरण है, ठीक है। रक्त क्या है, एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। रक्त एक हल्का क्षारीय है, ये भी याद रख लेना। क्या है ये, हल्का क्षारीय है, जिसका pH 7.35 से 7.4 होता है। ये मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको याद हो तो, ये 7 होता है। जिसका 7 से अधिक होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति दर्शाता है, और जिसका 7 से कम pH होता है वो अम्ल दर्शाता है। बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब 7 से कम तो है नहीं, इसका pH कितना है, 7.35 से 7.4, 7 से अधिक है तो क्षारीय प्रवृत्ति दर्शाता है, हल्का। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। भ्रूणावस्था और नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण प्लीहा करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्लीहा क्या होता है, भ्रूणावस्था में नवजात शिशु में, भ्रूण की अवस्था में या नवजात शिशु में जो रक्त का निर्माण कौन करता है, प्लीहा करता है, याद रख लेना, ठीक है। रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हिमेटोलॉजी होता है रक्त का अध्ययन, किस में किया जाता है, हिमेटोलॉजी में। रक्त का निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उस क्रिया को बोलते हैं हिम्पोपाइसिस कहलाती है, हिम्पोपाइसिस कहलाती है। जो रक्त निर्माण की प्रक्रिया होती है, इंपॉर्टेंट ये है। एक तो प्लीहा पूछ सकता है, नवजात शिशु में रक्त का निर्माण करता है, रक्त का अध्ययन करता है हिमेटोलॉजी। रक्त निर्माण की क्रिया कहलाती है हीमोपाइसिस, ठीक है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये सभी को पता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और हीमोग्लोबिन में याद रख लेना एक तत्व पाया जाता है जिसे बोलते हैं Fe होता है लोहा, हीमोग्लोबिन में याद रख लेना, ठीक है। एक वयस्क मनुष्य में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा होती है 13 से 18 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त में। 100 मिली रक्त में कितनी, 13 से 18 ग्राम होती है,
किसकी? हीमोग्लोबिन की। और रक्त में क्या क्या होता है? प्लाज्मा होता है, रक्त कणिकाएं भी होती हैं। ओके, प्लाज्मा 55% होता है और रक्त कणिकाएं 45% होती हैं। प्लाज्मा लिक्विड, ठीक है, तो ये याद रख लेना प्लाज्मा। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मत छाड़ने, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, सारे एक एक लाइन है ना, सारी इंपॉर्टेंट है, तो सभी को याद रखना है। प्लीहा भी याद करना है। हेमेटोलॉजी जो रक्त का अध्ययन करता है। हीमोपाइसिस भी कहलाता है, रक्त का निर्माण की प्रक्रिया है। हीमोग्लोबिन का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जिसमें Fe तत्व पाया जाता है, ठीक है। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ये सारी बात याद रख लेना। ओके, इसको भूल मत जाना, इसमें से इम्पोर्टेंट मत छाड़ना, सारे इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ही है। अब देखो, हीमोग्लोबिन निर्माण में किस धातु की आवश्यकता होती है? लोहे की, अभी बताया था मैंने, हीमोग्लोबिन में लोहा इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं Fe, इसका प्रतीक होता है Fe, ठीक है। और अगर धातु है, धातु में आपको मैंने बताया था सोडियम के बारे में। सोडियम सबसे क्रियाशील धातु है, इसको केरोसिन के तेल में रखते हैं, केरोसिन तेल में रखा जाता है इसको, क्योंकि वायु में नमी से क्रिया करके आग पकड़ता है। इसको चाकू की सहायता से काट सकते हैं, चाकू की सहायता से काट सकते हैं आसानी से। तो ये सारी धातु है, धातु में मैंने बता दिया, पूरा चैप्टर करा रखा है, ठीक है, एक बार देख लेना। चतुर्थ श्रेणी का पूरा सिलेबस ऑलरेडी करा चुका है मैंने, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा देख लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक दो क्वेश्चन जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा, सारा एज इट इज़ आएगा। पूरा PYQ बेस और प्लस ऑथेंटिक सोर्स के आधार पर करा रखा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मनुष्य में, स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप होता है 120 से 80 mmHg होता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ये वन लाइनर है तो पढ़ लेना। तो स्वस्थ रक्तचाप होता है 120 से 80 mmHg होता है, ठीक है। अब आते हैं अपने मस्तिष्क के बारे में, काफ़ी अच्छा है और यहीं से क्वेश्चन बनता है। कभी कभी मेडुला ओब्लागेटा के बारे में ये आया था मेरे इसमें पशु परिचर में, देखो ये रहा मेडुला ओब्लागेटा, पशु परिचर में आया था कि किससे संबंधित है, तो ये मस्तिष्क से संबंधित है ये शब्द, ठीक है। मस्तिष्क की बात कर लेते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन बोलते हैं, और पश्च मस्तिष्क जिसे बोलते हैं हिंड ब्रेन, ठीक है। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो अग्र, मध्य और पश्च होता है, ठीक है। इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, मैं बता दूं क्या क्या याद करना। अग्र में 2 भाग होते हैं, आगे वाले में एक तो प्रेमस्तिष्क होता है, ठीक है, और एक होता है डाइएन्सिफेनॉल होता है। इसको छोड़ दो, हमें क्या क्या पढ़ना है, एक तो होता है प्रेमस्तिष्क, ये पढ़ना है, ठीक है। अब डाइएन्सिफेनॉल में क्या क्या होता है, एक तो थैलेमस होता है, एक हाइपोथैलेमस होता है। ये हाइपोथैलेमस वो ये जिसे क्या बोलते हैं, वो मास्टर ऑफ ग्रंथि बोलते हैं ना, हेड ऑफ हेड मास्टर, ठीक है। एक तो हेड मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि पीयूष होती है, इसे बोलते हैं हेड मास्टर ग्रंथि, ठीक है। इसी प्रकार मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, कॉर्पोरा और एक होता है क्रोसारेबी, ठीक है, क्रूरा सेरेबी, ठीक है। हाँ, तो ये हिंदी कुछ ऐसी होती है बायोलॉजी की। पश्च मस्तिष्क में एक होता है अनुमस्तिष्क और एक होता है पॉन्स और एक होता है मेडुला ओब्लागेटा। ये जिस पे गोला लगाया हमें उसी को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछता है। अब बात कर लेते हैं एक एक मस्तिष्क से संबंधित, ठीक है। अग्र मस्तिष्क, अभी बताया था अग्र मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। इसका मतलब सबसे बड़ा भाग ये होता है, 2/3 का मतलब होता है 3 में से 2, 3 में से 2, इसका मतलब यही सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। तो 3 में से 2 का मतलब सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क का भाग होता है प्रेमस्तिष्क, जिसे बोलते हैं सेरेबरम होता है। यह अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग व विकसित भाग होता है, जो 80% होता है। तो सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का या विकसित भाग होता है प्रेम मस्तिष्क। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना, ओके। अब बात कर लेते हैं जो अपना जो प्रेम मस्तिष्क होता है ना, उसका काम क्या क्या होता है। प्रेम मस्तिष्क ज्ञान, चेतना, सोचने, विचारना, तर्क करने आदि करने की जो क्रियाओं को करवाता है ना, ये होता है ना प्रेम मस्तिष्क। आगे वाला भाग ही होता है अग्र मस्तिष्क का। प्रेम मस्तिष्क भाग ही ज्ञान, चेतना, सोचने, विचारने की क्षमता पैदा करवाता है। और
सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। इसमें थैलेमस एक भाग था। थैलेमस क्या होता है, यह प्रेम मस्तिष्क से घिरा हुआ भाग होता है। यह संवेदी एवं प्रेरक संकेतों का केंद्र होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है संवेदी व प्रेरक संकेतों का। अगर मस्तिष्क याद रख लेना चेतना, ज्ञान, विचार से संबंधित है। इसी में थैलेमस जो भाग होता है ना, वो होता है यह संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस की बात बता दी, ये हेडमास्टर ग्रंथि होती है जिसे बोलते हैं सर्वोच्च कमांडर, ठीक है। और यह डाइएन्सिफेनॉल का निचला भाग होता है, ये दोनों ही डाइएन्सिफेनॉल का भाग होते हैं, ठीक है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, हेडमास्टर ग्रंथि, ये क्या करता है, ये नियंत्रण भूख, प्यास, ताप, निद्रा, थकान, मनोभाव की अभिव्यक्ति, उत्तेजना, इच्छा, घृणा आदि का केंद्र होता है। जो इच्छा, घृणा, उत्तेजना होती है, ताप, निद्रा, भूख, प्यास होती है ना, ये सभी हाइपोथैलेमस का भाग होती है। और हाइपोथैलेमस होता है अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, ठीक है। और अग्र मस्तिष्क में दो पढ़े थे, एक तो प्रेम मस्तिष्क होता है और एक पढ़ा था हमने डाइएन्सिफेनॉल होता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। तो इसमें से थैलेमस को याद रख लेना कि संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस हेडमास्टर ग्रंथि होती है जो भूख, प्यास, ताप आदि को नियंत्रित करती है। हाइपोथैलेमस के बाद आता है मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क पढ़ लिए, अब आता है मध्य मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क जो बीच में रहता है वो हमेशा पिसता है, तो याद रख लेना यह मस्तिष्क का सबसे छोटा व संकुचित भाग होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, मध्य मस्तिष्क बीच का। 4 पिंडों में बटा होता है, प्रत्येक पिंडों को कॉर्पोरा व क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है, ठीक है। इसके 2 खंड होते हैं, ऊपरी 2 पिंड दृष्टि के लिए, देखने के लिए ऊपरी 2 पिंड, और निचले 2 पिंड क्या होता है, सुनने के लिए होते हैं। तो देखना सुनना मस्तिष्क से किस भाग से होता है, मध्य मस्तिष्क से। अगर मस्तिष्क से सोचने समझने की क्षमता, भूख, प्यास, ताप, उत्तेजना आदि को नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क क्या करता है कि निचले 2 पिंड 2 होते हैं, एक तो सुनता है और एक होता है दृष्टि, देखने का काम होता है, ठीक है। तो याद रखना मध्य मस्तिष्क के। अब आता है पश्च मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा भाग होता है, ये देख लिया। इसमें क्या क्या पढ़ा हमने, इसमें देखना और सुनना सिर्फ 2 दृष्टि का काम होता है। पश्च मस्तिष्क की बात कर लेते हैं, ठीक है। पश्च मस्तिष्क यह अनुमस्तिष्क सेरेबेलम होता है। याद रखना अग्र मस्तिष्क क्या कहा जाता है, सेरेब्रम, और एक होता है सेरेबेलम होता है। ये होता है अनुमस्तिष्क, होता है सेरेबेलम। और यह मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग होता है। पहला होता है अग्र, दूसरा बड़ा भाग कौन सा होता है, पश्च मस्तिष्क। आगे वाला सबसे बड़ा, पीछे वाला सबसे छोटा, बीच का होता है मध्य मस्तिष्क होता है। यह शरीर की ऐच्छिक पेशिकाओं को नियंत्रित करता है। शरीर में जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं ना, उसको नियंत्रित करने का काम होता है। अर्थात चलना, बोलना, लिखना, समय, शरीर का संतुलन बनाए रखना, ये पश्च मस्तिष्क का काम होता है। चलना, बोलना, सीखना, ये जो भी है। देखना और सुनना बीच की है, बाकी बोलना होता है, चलना होता है, जो भी हमारी क्रिया होती है ना उसको नियंत्रित करता है। तो शरीर की भंगिका या संस्थिति को क्या करता है, संतुलित करता है अनुमस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क सोचने समझने की क्षमता, विचार आना, भूख, प्यास, ताप, घृणा, ठीक है, उत्तेजना आदि को नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क क्या करता है, सुनना और दृष्टि को काम करता है। और पश्च मस्तिष्क होता है जो दूसरा बड़ा भाग होता है, इसका काम होता है बोलना, चलना, सीखना, इस पर नियंत्रित करता है, ठीक है। इसमें एक बात है कि जो पश्च मस्तिष्क होता है, चलना बोलना, इससे क्या होता है, जो व्यक्ति गड़बड़ा जाता है तो खुद से चलने लगता है, उठकर खुद बड़बड़ाता रहता है दिन भर। वो अल्कोहल जो ज़्यादा पी लेता है ना, वो अल्कोहल इसी को ज़्यादा डैमेज करता है, पश्च भाग को। तो याद रखना अल्कोहल के सेवन से कौन सा मस्तिष्क का संतुलन भाग बिगड़ता है, तो याद रख लेना अल्कोहल से पश्च मस्तिष्क, क्योंकि पश्च मस्तिष्क से चलना बोलना सिखाता है। देखो कभी अल्कोहल व्यक्ति होता है ना जो खुद से बोलता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, अल्कोहल वाला व्यक्ति, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट है मेडुला ओब्लांगेटा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेडुला ओब्लांगेटा। यह शरीर की अनैच्छिक गतिविधियों तथा पेशियों पर नियंत्रण करता है। ऐच्छिक पर तो पश्च मस्तिष्क करता है, देखो ये रहा, इसमें बोल रखा है इसमें ऐच्छिक का, तो लेकिन अनैच्छिक का करता है मेडुला ओब्लांगेटा। और ये मेडुला ओब्लांगेटा क्या होता है, ये पश्च मस्तिष्क का ही भाग होता है। देखो तुम आपको बता देता हूँ, देखो अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क में क्या क्या भाग होता है। जो ऐच्छिक पर नियंत्रण करता है वो अनुमस्तिष्क होता है।
दूसरा होता है मेडुला ऑब्लिगेटा, तीसरा होता है पोन्स। ये पश्च मस्तिष्क का भाग होते हैं, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लिगेटा के बारे में यह है, अनैच्छिक गतिविधियों पर नियंत्रण करता है, जैसे जो हमारी इच्छा पर नहीं होती, जो खुद से चलती है, जैसे शरीर में रक्त का बहना, हृदय की धड़कन होना, श्वास लेना, ये हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। तो देखो इसमें हृदय धड़कन, श्वसन, लार, उल्टी करना, रक्त दाब, आहार नाल की कर्मांचन गति, मूत्राशय की गति, छींकना, खांसना, उबासी लेना, नेत्र पलकों की गति जो झपकाते हैं, तो ये हमारी इच्छा से नहीं होता है, ये शरीर में होता ही है। उल्टी हमारी इच्छा से नहीं आती है। पलकें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं झपकती, इनका काम है झपकना, तो झपकती हैं, ठीक है। दो हृदय धड़कन होता है, पंप होता है, वो खुद से काम करता है। हमारी इच्छा होती है तो हम तो 2-2 घंटे रोक लें, लेकिन ये अनैच्छिक क्रिया होती है, इसको कौन नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लिगेटा, जो कि पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। तो मेडुला ऑब्लिगेटा से समझ लेना, पलके उलके झपकाना। तो अब मैं एक एक चीज़ बता देता हूँ। अगर मस्तिष्क में सोचना, समझना, चेतना, उत्तेजना आदि संबंधित होता है। पश्च मस्तिष्क होता है तो बीच का होता है, मध्य मस्तिष्क जो कि सबसे छोटा भाग होता है, उससे सुनना और देखना होता है। और पश्च मस्तिष्क होता है, उसमें चलना, इन पे जो ऐच्छिक क्रिया होती है ना, चलना, दौड़ना होता है, बोलना होता है, उन पर नियंत्रण करता है ऐच्छिक। इसे बोलते हैं अनुमस्तिष्क। और मेडुला ऑब्लिगेटा हो तो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। आपसे पूछ लेता है जो पलके झपकाने होता है, हृदय धड़कन होता है, किस भाग से होता है मस्तिष्क के? तो मेडुला ऑब्लिगेटा पश्च मस्तिष्क से होता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। एक होता है, तीसरा भाग होता है पश्च मस्तिष्क का होता है पोन्स, या मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जुड़ता है। घबराहट के समय श्वसन पर नियंत्रण करता है पोन्स। जब शरीर में घबराहट होते हैं, किसी को देख लेते हैं, जब भय उत्पन्न होता है तो घबराहट उत्पन्न होती है। घबराहट से जो श्वास में दिक्कत होती है, कभी देख लेना, ठीक है। तो उस पर जो श्वसन पर नियंत्रण कौन करता है? पोन्स करता है। मेडुला ऑब्लिगेटा अनैच्छिक पर, अनुमस्तिष्क ऐच्छिक पर, ठीक है। तो ये याद रख लेना, मस्तिष्क से संबंधित थे कुछ क्वेश्चन। अच्छा जी, एक लास्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है। तो प्रतिवर्ती चाप का सही क्रम ये पूछ सकता है। प्रतिवर्ती चाप के क्रम में सबसे पहले ग्राही अंग होता है, ग्रहण करने वाला, फिर संवेदी न्यूरॉन होते हैं, संवेदना के लिए होते हैं, ठीक है। फिर मेरुरज्जा होता है, फिर प्रेरक न्यूरॉन होते हैं, फिर पेशी होता है। ये ऐसे कैसे याद रख लेना, सर्वप्रथम ग्राही, फिर संवेदी न्यूरॉन, फिर मेरुरज्जा, फिर प्रेरक न्यूरॉन, फिर पेशी। संवेदी पहले आता है, पहले ग्राही, फिर संवेदी, फिर मेरुरज्जा, फिर प्रेरक और फिर पेशी। इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, जो मेरुरज्जा होता है ना, ये मेडुला ऑब्लिगेटा का ही भाग होता है, ठीक है। मेडुला का ही भाग होता है, मेडुला का भाग होता है, ये मेडुला से उत्पन्न होता है, ठीक है, मेरुरज्जु। ओके, तो मेरुरज्जु मेडुला का भाग होता है। प्रतिवर्ती चाप का सही क्रम आपको याद ही रखना है, इसमें ये मत सोचना कि तो क्या आ सकता है। ग्राही, संवेदी, मेरुरज्जा, प्रेरक न्यूरॉन, फिर पेशी, ठीक है। और ये अपने मस्तिष्क से संबंधित थे, कुछ रक्त से संबंधित थे। इसमें एक भी चीज़ मत छोड़ना, एक भी पूरी क्लास में से सारे के सारे पूछ सकता है। अब आपको मैं बता देता हूँ कुछ जो हमने क्या क्या करा दिया है। इतना ही आ गए तो आप देखो, हमने धातु है धातु करा दी, चतुर्थ श्रेणी के सिलेबस में धातु अधातु थी, कंप्लीट करा दी, ठीक है। फिर हमने रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित रासायनिक अभिक्रिया ये भी करा दी। फिर हमने एक टॉपिक था अपना पोषक तत्वों से संबंधित, ये भी करा दी। बीमारी निदान से संबंधित बीमारी, जैसे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, कैंसर असंक्रामक रोग होता है, ठीक है। और हैजा, टाइफाइड, ये जीवाणु होते हैं, ये भी करा दिया हमने। इसी के साथ ही एक प्रावर्तन, एक ये टॉपिक रह रहा है बस, ठीक है। कल परसों मैंने कराया था अपशिष्ट प्रबंधन, पूरी क्लास कराई है अपशिष्ट प्रबंधन की, ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक। इस प्रकार लगभग सभी टॉपिक चतुर्थ श्रेणी के कंप्लीट हो चुके हैं। पूरे पीवाई क्वेश्चन ऐसे ही, क्वेश्चन बेस, पहले क्वेश्चन फिर उसका ऑथेंटिक सोर्स ऐसे ही है, ठीक है। तो क्लास देख लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये अच्छा लगे तो ही लाइक सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है।